हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो आज की वीडियो हम बहुत लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये टर्म्स आपके लिए थोड़ी सी नई होंगी। तो आज की वीडियो हम छोटी रखेंगे जिसमें हम सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि ये इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, ये टेक्निक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और हम इसमें सिर्फ मेथड्स के नाम स्टडी करेंगे कि कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। और फिर हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके वो सभी मेथड्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट किया था रिग्रेशन एनालिसिस का। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो हमने रिग्रेशन एनालिसिस में स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो मेनली हम अपने आप को लिमिट करते हैं टू वेरिएबल्स की स्टडी तक। और हमने इसमें कहा था कि ये जो दो वेरिएबल्स होते हैं, इनमें से एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? अब जब हम बात करेंगे इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे और उसमें भी हमारा एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। तो जैसे हमने रिग्रेशन एनालिसिस में कहा था कि हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, तो अगर हम बोलते हैं, बात करते हैं y ऑन x की, तो वहां पर हमारा y वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो इसलिए हम y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y की, तो उस केस में क्या होता है? x डिपेंड करता है y के ऊपर, तो x बन जाता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और y बन जाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? लेकिन जब हम इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दो अलग अलग से चीजें स्टडी नहीं करते हैं, y ऑन x और x ऑन y। यहाँ पर हम किसी एक को डिपेंडेंट कंसिडर करते हैं और दूसरे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर भी हम रिग्रेशन एनालिसिस भी वन ऑफ द टेक्निक्स है जिसे हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स भी बोलते थे, अगर आपको याद होगा तो हम एक मेथड ये भी यूज करते हैं। तो क्योंकि हम ये डिटेल में स्टडी कर चुके हैं तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, हम उन मेथड्स की बात करेंगे, राइट? अब लेकिन इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन होता क्या है और इन टेक्निक्स का क्या यूज है? तो देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस में जैसे हमने कहा था कि दिस रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, है ना? प्रिडिक्टिंग और फोरकास्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब कहने का ये है कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम थोड़ा क्लियर करते हैं पहले। तो देखिए, जैसे हमने रिग्रेशन एनालिसिस में, अगर आपको याद होगा, तो हमने एक क्वेश्चन किया था हाइट ऑफ सन एंड फादर, है ना? हाइट ऑफ सन, हाइट ऑफ फादर, सपोज हमने ये दो वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास, हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि जो सन की हाइट है वो डिपेंड करेगी फादर की हाइट पे, है ना? मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसी डिपेंडेंस हो, कहीं पर कभी कभी प्रैक्टिकली थोड़ी वेरिएशन भी देखने को मिलती है, बट इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जो बच्चों की हाइट होती है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो अगर हम बोलते हैं कि सपोज फादर की हाइट, अगर हमने डेटा कलेक्ट किया, सपोज हमारे पास डेटा आया, हम फीट में बात करते हैं, कितना फीट? सपोज 5.5 फीट, 5.7 फीट, 5.8 फीट एंड 6 फीट, ठीक है? और उसके बाद हमने सपोज हाइट ऑफ सन का भी हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो किस तरीके का आया? सपोज ये आया 5.6, ये आया 5.8, ये आया 5.7, ये आ गया सपोज 5.9, ठीक है? अब सपोज हमें जब ये दो वेरिएबल्स मिल गए, हमने कहा x और y, इसे डिनोट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर हाइट ऑफ सन डिपेंडेंट है ना हाइट ऑफ फादर के ऊपर, तो इसका मतलब x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारी रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी? x ऑन y की, है ना? तो हमें जो अल्टीमेटली जब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं वो किस फॉर्म में मिलती है? हम बोलते थे ना x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, है ना? तो यहाँ पर हमें कोई a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे तो हमें वैल्यू मिल जाती थी, रिग्रेशन इक्वेशन मिलती थी। और फिर आपको सपोज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करने के बाद प्रिडिक्ट करो कि इफ हाइट ऑफ फादर इज
5.6 feet, what will be the height of sun? ठीक है, तो जब हम क्या करते थे, जब रिग्रेशन इक्वेशन हमें ये मिल गई तो उसमें हम y की वैल्यू पुट करते थे, ये 5.6 और हमें x की वैल्यू मिल जाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये प्रिडिक्ट किया। ठीक है, अब प्रिडिक्शन का मतलब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर टेक्निकली तो प्रिडिक्शन हम बोलते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स में तो हम प्रिडिक्शन ये भी कह सकते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y what will be the value of x। ठीक है, तो वो हमने प्रोडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड जो हमारे पास वैल्यूज का अवेलेबल है। ठीक है, तो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में भी हम क्या करते हैं, हम इस तरीके की प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमें डेटा गिवन होता है उसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग हो सकती हैं, तो जब हम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रेंड और सम पैटर्न, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। राइट, तो क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में कभी कभी हमारे पास किस तरह का डेटा होता है, सपोज हम बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस की। ठीक है, हर 10 साल में इंडिया में सेंसस होता है पॉपुलेशन का। तो अगर हमारे पास सपोज डेटा गिवन है, सपोज हम बात करते हैं ईयर्स एंड पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सेंसस का डेटा अवेलेबल है, सपोज किस किस साल का अवेलेबल है, 1951 का, 1961 का, 1971 का, 1981 का और 1991 का। सपोज हमारे पास इतने सालों का डेटा अवेलेबल है, हमें इन सालों की पॉपुलेशंस गिवन है। ठीक है, वो मिलियंस बिलियंस या जो भी है, ठीक है, लैक्स करोड़, जितनी भी, अभी हम यहाँ फिगर्स नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास सपोज ये डेटा गिवन है। अब सपोज हमें बोला जाता है कि इस डेटा के बेसिस पर आप हमें बताइए कि 1990 में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। अब एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिलेगी, बट एक रफ एस्टिमेट जो क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू हो वैसा हमें कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1990 का डेटा मिसिंग है ना, क्योंकि सेंसस तो 10 साल में एक बार होता है। तो हमारे पास 51, 61, 71, 1981, 1991 का डेटा है, 1990 का मिसिंग है। तो अगर इस पैटर्न के बेसिस पर, इस डेटा के बेसिस पर आपको बोला जाता है कि बताओ 1990 का पॉपुलेशन एस्टिमेट कितना होगा, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज टू टेक्निक्स, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको सपोज बोला जाता है कि 2000 ईयर 2000 के लिए बताइए पॉपुलेशन एस्टिमेट कितना होगा, तो उस केस में भी हम क्या यूज करते हैं, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। अब हम यहाँ पर दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, वन इज इंटरपोलेशन, द अदर इज एक्सट्रापोलेशन। दोनों ही टेक्निक्स जो है वो किस लिए यूज होती हैं, टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, बोथ द टर्म्स, जो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन है, दोनों ही यूज होती हैं टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज। फिर लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद इन दीज लिमिट्स, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन है ना, विद इन दीज लिमिट्स अगर हमें कोई बोली जाती है कि जैसे हमने बात की 1990 की, है ना, तो ये इस लिमिट में फॉल करती है ना, 1951 से लेकर 1991 के बीच में फॉल करता है। तो जब हम विद इन दीज लिमिट्स की मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करते हैं, उस टाइम पे हम बोलते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरपोलेशन। और जब इन लिमिट्स के बाहर की बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा फॉर द ईयर 2000, तो ये 1991 के बाहर आ गया ना, ये जो डिफाइंड रेंज है हमारे पास डेटा की, उससे बाहर की वैल्यू है। तो जब हम बाहर की वैल्यू मतलब एक्सटर्नल वैल्यू की बात कर रहे हैं, देन वी टॉक अबाउट एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, ये सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज जो मेथड्स होते हैं वो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है एक ही मेथड है, अगर हम वो विद इन द रेंज की बात कर रहे हैं तो हम उसको इंटरपोलेशन बोल देंगे, अगर हम आउटसाइड द रेंज की बात कर रहे हैं तो हम उसे एक्सट्रापोलेशन बोल देंगे। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हम दो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम आगे जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, अब हम वहां पर ये नाम नहीं देंगे कि ये इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं या एक्सट्रापोलेशन की बात कर रहे हैं,
हम सिंपली मेथड की बात करेंगे और मेथड किस लिए है? टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू, ठीक है। और वो दोनों ही उसमें इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन के लिए सारे सेम मेथड्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एटलीस्ट समझ आ गया होगा कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब कोई भी मेथड के लिए कुछ थोड़ी सी एजम्पशंस होती हैं, हम कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। जैसे हम रिग्रेशन के लिए बोलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि जो वेरिएबल्स है देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, है ना। तो वैसे ही इन मेथड्स के लिए भी देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, ठीक है। तो आइए क्विकली देखते हैं वो क्या एजम्पशंस हैं। सो टॉकिंग अबाउट एजम्पशंस, अगर हम बात करें इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के मेथड्स की क्या एजम्पशंस है, किन एजम्पशंस पर बेस्ड हैं, तो सबसे पहली है नो सडन फ्लक्चुएशंस। मतलब अगर हमारे पास जो डेटा गिवन है, सपोज हमारे पास डेटा गिवन है 1990, 1991, 1992, 1993, ठीक है। सपोज हमारे पास कुछ सालों की सेल्स फिगर्स गिवन है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की सेल्स। तो सपोज यहाँ पर हुआ 10 यूनिट्स, उसके बाद हुए 20 यूनिट्स, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में सेल्स हो गई अचानक से 300 यूनिट्स, ठीक है, और नेक्स्ट में 1000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये सडन फ्लक्चुएशन है, ठीक है। और सपोज आगे अगर 1994 का डेटा गिवन है तो सपोज यहाँ पर हो गई से 50 यूनिट्स, ठीक है। फिर 1995 में फिर हो गई 20,000 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है ना, एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से कम हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे, हम पैटर्न समझ ही नहीं पाएंगे। तो जहां पर ये सडन फ्लक्चुएशंस होती हैं वहां पर हमारे इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के जो मेथड्स हैं वो फेल हो जाते हैं, वो हमें सही रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम दूसरी assumption देखें, दैट इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रेट ऑफ चेंज है हमारी वैल्यूज का, वो रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा यूनिफॉर्म, हाँ प्रैक्टिकली एकदम एक जैसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास 10 यूनिट्स फिर 20 यूनिट्स फिर 30 यूनिट्स हर साल 10 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, लेकिन ऐसे अगर हम देखा जाए आइडियल सिचुएशन में अगर हमारे पास यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज है तो फिर हम एकदम सही से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। उसके बाद आता है नो कंसेक्यूटिव मिसिंग्स। मतलब वैल्यूज जो बीच की, हम बोल रहे थे ना कि हम मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन पैटर्न जो हमने एस्टैब्लिश किया है। लेकिन अगर कंसेक्यूटिवली 2-3 सालों का बीच में डेटा मिस हो गया, कंसेक्यूटिव मिसिंग्स अगर होंगी तो फिर हम प्रॉपर पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सपोज आपको बोला जाता है 1990 का डेटा गिवन है, 91 का गिवन है, फिर 92 का सपोज मिसिंग है और बाकी का डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो आप इसके बेसिस पर ये 1992 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन सपोज 1992 का भी डेटा मिसिंग है, 93 का भी मिसिंग है, 94 का भी मिसिंग है, तो फिर आप ये पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। तो अगर कंसेक्यूटिवली कहीं पर ऐसी मिसिंग्स आ जाती हैं तो वहां पर भी हमारे इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के मेथड्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मेन एजम्पशन है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्वियसली पैटर्न एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए ना। देखिए अगर हमारे पास डेटा सिर्फ गिवन है 1990 का, 1991 का और 1992 का, ठीक है, सिर्फ हमारे पास ये डेटा गिवन है और ये भी किस तरह का है 10, 20, उसके बाद हो गया 500। अब इसके बेसिस पर तो हम कोई भी पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक बार तो हमने देखा 10 यूनिट्स इंक्रीज हुए, उसके बाद देखिए 20 से सीधा 500 हो गया, तो हमें पैटर्न समझ नहीं आएगा, ठीक है। 500 के बाद सीधा 45 पे आ गया, तो यहाँ पर इन वैल्यू से हम कोई भी पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल है, सपोज 10, 15, 20 साल का डेटा अवेलेबल है, तो हम थोड़ा बहुत पैटर्न एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के मेथड्स हमें बेटर रिजल्ट्स कब देते हैं? जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा इज अवेलेबल, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल। लेकिन जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वहां पर हमें 20, 25, 30 सालों का डेटा एज सच गिवन नहीं होगा। मतलब हमें जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी वो लिमिटेड होंगी, क्योंकि एग्जाम में तो हमें कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन या लिमिटेड डेटा ही रहेगा,
ज्यादा से ज्यादा, बहुत भी ज्यादा होंगी तो 8-10 से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस एग्जाम्स में नहीं आती हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमें देखना हो तो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के मेथड्स को इफेक्टिव होने के लिए देयर हैज टू बी फेयरली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो दीज आर द मेन assumptions ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। अब वो मेथड्स क्या है, फटाफट से हम उनके नाम एटलीस्ट देख लेते हैं, ताकि आपको वो नाम जब दिमाग में बैठ जाएंगे तो उसके बाद आगे जब हम एक एक करके वो मेथड्स डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना, ठीक है। सबसे मेन होता है नाम एटलीस्ट याद रहने चाहिए, ठीक है। तो आइए फटाफट से देखते हैं वो क्या मेथड्स हैं। तो देखिए जो मेथड्स हैं हमारे इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन के, हम उनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, जहां पर हम ग्राफ की हेल्प से प्रिडिक्शन करते हैं या फिर मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रहता है एल्जेब्राइक मेथड, जहां पर हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट इज बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड, दूसरा है हमारा न्यूटन्स मेथड, इसका थोड़ा लंबा नाम है, वो जब हम एक्चुअली इस मेथड पर आएंगे हम आपको तब बताएंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए न्यूटन्स मेथड। एंड थर्ड इज लेग्रांजेस मेथड, ठीक है। और हर एक मेथड अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। किन सिचुएशन में हमें कौन सा मेथड यूज करना है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो उससे पहले, आगे का पढ़ने से पहले, ये मेथड्स के नाम आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। सो वन इज ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्राइक मेथड, और एल्जेब्राइक मेथड में हमारे पास हैं ये तीन मेथड्स, बायनोमियल एक्सपेंशन, न्यूटन्स मेथड एंड लेग्रांजेस मेथड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे ये सभी मेथड्स डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।